पीछे मुंह तो देखो। लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का पूजा पीजे हब चैनल में। तो आज हम चलते हैं अपनी खेती करेले की खेती में। अगर आप खेती देखने के शौकीन हैं तो आप मेरी वीडियो को पूरा देख सकते हैं, वरना आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इस टाइम जिस खेत में चल रही हूँ वो मेंथाल की खेती है, मतलब पिपरमिंट की खेती है। इधर पिपरमिंट की खेती बहुत ज़्यादा होती है और ये भी एक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। खेत जाते हुए थोड़ी सी मस्ती भी करना ज़रूरी है। और तो चलिए हम पहुंच गए अपने खेत। तो मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा करेले के बारे में। करेले के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बना ली है अफ़ीम के ऊपर। और अफ़ीम की मैंने 3 वीडियो डाली है, कैसे अफ़ीम निकाली जाती है, इसके बाद कैसे उसके जो खसखस के दाने होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। वैसे मैं इस चैनल पर 2 तरह की वीडियो बनाती हूँ, एक स्टडी ट्रिक होती है, दूसरा एग्रीकल्चर ट्रिक होती है, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव अब भी उलझा है किस्तों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि करेले के जो पोषक तत्व होते हैं, करेला का नाम सुनते ही कड़वेपन का ख्याल आ जाता है। या हरे या गहरे रंग की इस सब्जी का जो स्वाद भले ही मन को ना भाए, पर इसमें ढेरों एंटीऑक्सीडेंट और ज़रूरी विटामिन्स पाए जाते हैं। करेले का सेवन हम कई रूपों में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इसका जूस पी सकते हैं, इसकी सब्जी खा सकते हैं, अचार, भरवा करेले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस करेले से बनाई जाती हैं, आप लोग जानते होंगे। और बहुत लोगों को इस करेला बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मैं बता दूं करेला खाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा भी, क्योंकि करेला हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। करेले का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो है करेले में, और करेले में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, बी, सी पाए जाते हैं। और करेले में कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, आयरन, जिंक, पोटेशियम आदि हीरे मोती पाए जाते हैं। मेरा मतलब है कि बहुत सारी उपयोगी चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और मैं बता दूं कि ये पूरी खेती जो है जिग-जैग तरीके से बांधी गई है, उसके ऊपर जाल से बांधा गया है। अभी इसकी जो इस खेती की हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गई है धीरे धीरे, क्योंकि अभी जो ताउते चक्रवात आया था, यास चक्रवात आया था, उसकी वजह से इस खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कर्म करना इंसान का काम है और फल देना भगवान का। तो इंसान कर्म करेगा और जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देगा। तो मैं पूरा बता देती हूँ कि इस ताउते चक्रवात की वजह से, यास चक्रवात की वजह से इस खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। जैसे प्राकृतिक को नुकसान पहुँचा है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचा है, और किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पूरी खेती है अभी मतलब 120 दिन की हो गई है, मतलब क्योंकि बीज बोने से 120 दिन या फिर 60 दिन तक इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, और इसके बाद इसमें कंटिन्यू हार्वेस्टिंग होती रहती है। और मैं बता दूँ कि ये जो करेला है, इसका मतलब जो किस्म है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर का जो भाग है वो हल्का पीला कलर का है, कच्चा है लेकिन फिर भी। और हाँ, इसके जो अंदर के बीज होता है वो भी फ़ायदेमंद होता है। मुझे करेला बहुत पसंद है, मैं कच्चा भी करेला खाती हूँ और इसकी सब्जी भी। तो करेला सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, खाना भी चाहिए। प्रकृति कभी अपनी दी हुई वस्तुओं का अहंकार नहीं करती, लेकिन उपयोग करने पर सबक जरूर सिखाती है। करेला अपने विशेष औषधीय गुणों के कारण सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी खेती भारतवर्ष में खरीफ, जायद दोनों ऋतुओं में समान रूप से की जाती है।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे ताउते चक्रवात की वजह से इसके जो करेले के जो पेड़ हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो उस जगह पे फिर से बीज बो दिए गए हैं ताकि जब इनकी हार्वेस्टिंग ख़त्म हो, ये सूखें एक तरफ, तो वो दूसरी तरफ इसी जाल के ऊपर दूसरे करेले के पेड़ या फिर मतलब जो इसकी शाखाएँ हैं वो चढ़ सकें। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा 3-4 सालों से तो करेले की खेती हो ही रखी है और बहुत शानदार और मतलब मुनाफा भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो इसकी खेती के लिए ज़्यादा जद्दोजहद करना नहीं पड़ता है इसकी। और मैं बता दूं, जो करेले के जो कच्चा फलों का जो रस होता है वो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है और उच्च ताप के जो मरीजों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। इसमें उपस्थित कड़वाहट, जैसा कि आप जानते हैं कि करेला कड़वा ही होता है, तो किसके कारण होता है मैं बता दें। करेले में मार्मोडिसिन नाम का एक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण ये जो करेला है वो कड़वा लगता है। और मैं बता दूं कि मनुष्यों के खून को साफ़ करने में ये काफ़ी उपयोगी होता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं करेले कई प्रकार के होते हैं। कुछ करेले जो बाहर के जो ऊपरी भाग होता है वो चिकना होता है, लेकिन इसमें हल्के से उभार मतलब चुभन जैसा है, ये पूरे एकदम चिकने चिकने नहीं हैं। फ़िलहाल ये मतलब मेरे बाबा वाबा आते या पापा आते तो शायद वो बताते, लेकिन खैर मुझे इतना नहीं पता है। और देख रहे हैं कि इसमें से फिर से छोटे छोटे से फूल निकल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इसमें हार्वेस्टिंग होती रहती है और दूसरी तरफ इसमें फूल भी निकलना शुरू हो जाते हैं। और देख रहे हैं कि ये जैसे मतलब जहाँ पे ये बांधा गया है जाल, उसी के सहारे ये पूरी खेती मतलब बंध जाती है, पूरी खेती इन्हीं से मतलब घिर जाती है। और देख रहे हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से चुन्नू चुन्नू प्यारे प्यारे से करेले। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसको कैसे सहारा दिया जाता है। तो करेले की जो लताओं को लकड़ी का सहारा देने से फल मतलब ज़मीन के संपर्क से दूर रहते हैं। इससे फलों का आकार, रंग और मतलब अच्छी पैदावार भी होती है। इसके लिए प्रत्येक पौधे को सहारा देना चाहिए। करेला बोने के 60 से 70 दिन बाद फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। यह कार्य हर 3 दिन में करना चाहिए। इसकी खेती मतलब इसके जो हार्वेस्टिंग है हर 3 दिन में की जाती है। और देख रहे हैं कि ये मतलब ज़मीन से उठे हुए हैं, कोई भी करेला ज़मीन पे नहीं है, क्योंकि इसकी जो लताएं हैं वो बांध दी जाती हैं। अगर ज़मीन के संपर्क में आएंगे तो पानी लगने से वो ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, नीचे नीचे देख रहे हैं, पानी लगने से देख रहे हैं सूख गया है पूरा। तो जो ज़मीन के संपर्क में आते हैं वो सारे करेले ख़राब हो जाते हैं, मतलब पीले पड़ जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं। इसीलिए इनको लताओं से और बाँस की जो बल्लियाँ होती हैं उनसे बांधना पड़ता है। इसीलिए तो जो ये लताएं वाली जितनी भी फसलें होती हैं उनको जिग जैग तरीके से और जाल के सहारे से इनकी खेती की जाती है। करेले की बीज की बुआई करने के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी होनी चाहिए। खेत समतल तथा उसमें जल निकासी की व्यवस्था के साथ सिंचाई की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। करेले को कभी गर्मी और वर्षा दोनों मौसम में उगाया जा सकता है, लेकिन तूफ़ान में बिल्कुल भी नहीं। मतलब तूफ़ान में मतलब ये जो शाखाएं होती हैं वो टूट जाती हैं, इसलिए कोई भी मतलब लताएं वाली फसलें वो तूफ़ान में नहीं की जा सकती। अरे खैर मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये जो करेला है वो दोनों ऋतुओं में बड़े आराम से की जा सकती है, गर्मी में भी और ठंडियों में भी। जहाँ जहाँ पे गैप है वहाँ पे छोटे छोटे से फिर से बीज बो दिए गए हैं और छोटे छोटे से पेड़ भी निकल आए हैं। और इसके बगल में भी देखो कई सारी खेती हो रखी है, खीरे की खेती हो रखी है, कद्दू की खेती, मतलब बहुत कुछ इसके साइड खेती कर दी गई है। हे भगवान, अब किसानों को आजमाना छोड़ दे, चिलचिलाती धूप में फसलों को जलाना छोड़ दे। और मैं बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग खेती करते हैं, पर वो कभी खेती करने के बारे में पढ़ाई करने नहीं जाते हैं। शायद धरती की हर प्राकृतिक चीज़ों के फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब ये मानव सभ्यता पर निर्भर करता है कि वे इसका प्रयोग कैसे करते हैं। कोरोना काल में लोगों को सिर्फ तन की दूरी बनाने के लिए कहा गया था, लोगों ने तो मन की भी दूरी बना ली है। प्रकृति भी सिखाती है जीवन जीने का सलीका, सुदृढ़ होकर भी वृक्ष देते हैं लताओं को पनाह। आई होप आपको मेरी करेले की खेती पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, और इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बना ली है, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय